तो बच्चों हमने संगत समीकरण और असंगत समीकरण के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब चलो हम लोग क्या देखेंगे, आगे आ जाओ फटाफट से कि हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक, आ जाओ। अब बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। क्या देखना है बच्चों, विधियां, कि भाई कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं बच्चों जिनसे हम इसको हल करेंगे। किनको, ये जो हमारे दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म है, यानी कि जो ये पूरा सिस्टम है, इसको हल किन किन विधियों से हम कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे जो विधियां हैं, सबसे पहली विधि आती है ग्राफिक विधि। क्या आती है बच्चों, ग्राफिक, यानी कि बच्चों हमें ग्राफ के द्वारा पता चलेगा कि भाई इसका जो आंसर है वो कैसे आने वाला है। अब ग्राफ बच्चों हमें बनाना आता है, लेकिन हम फिर भी सीखेंगे कि कैसे बनते हैं ग्राफ। तो ग्राफ विधि में हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी। पहली, जब बेटा दो लाइनें आपस में ऐसे क्रॉस में कटेंगी, यानी कि बच्चों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो जब दो लाइनें, एक मिनट, हाँ, जब बच्चों दो लाइनें एक बिंदु पर ही क्या करेंगी भाई, एक बिंदु पर ही क्या करेंगी, कट करेंगी, है ना। एक बिंदु पर ही क्या करेंगी बच्चों, कट करेंगी। तो हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों हम क्या बोलते हैं कि हाँ भाई तो हम कहते हैं बच्चों कि ये क्या हो गया है, हम कहते हैं बच्चों कि ये क्या हो गया है, ठीक है। आई बात क्लियर समझ में, चलिए ठीक है। तो हम कहते हैं बच्चों कि मान लीजिए दो लाइनें आपस में क्रॉस हो रही है। क्या हो रही है, दो लाइनें आपस में क्रॉस। तो यहाँ बच्चों एक प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। यानी कि बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट हमें मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट। जब ऐसा हो, जब आपको प्रतिच्छेदी लाइन बिंदु मिले, ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु मिले या प्रतिच्छेदी लाइनें मिले, तो इसका मतलब ये होता है कि केवल एक हल है। कितने हल हैं बच्चों, एक हल। जब कभी तुम्हें दो क्रॉस लाइन आपस में दिख जाए, एक्स दिख रहा है ना सबको, बनता हुआ एक्स दिख रहा है, यानी कि कभी भी एक्स दिख जाए और यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि बेटा दोनों लाइनें सिर्फ एक पॉइंट पे ही मिल पा रही है, जहां पे मिलान होगा, जहां पे क्या होगा, मिलान होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। अब मान लो दो लाइनें ऐसी हैं, ऐसी, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, ये कभी मिलने वाली नहीं है, कभी नहीं मिलने वाली। तो जब बेटा ऐसी लाइनें को हम क्या बोलते हैं, समांतर लाइनें। सबसे पहले तो समांतर रेखाएं हैं, ये क्या है बच्चों, समांतर रेखाएं। और जब बच्चों समांतर रेखाओं की अगर हम बात करें, अगर हम समांतर रेखाओं की बात करें, तो ये लाइनें कभी आपस में मिलती ही नहीं है। और जब मिलती ही नहीं है मतलब ठेंगा, मतलब मैम यहाँ पे कोई हल नहीं आता, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं, कुछ हल नहीं मिलने वाला, नो सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं। फिर आता है बच्चों एक कंडीशन और, क्या कंडीशन आती है कि एक लाइन है और उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, एक लाइन है और उसी के ऊपर बच्चों दूसरी लाइन आ गई। तो ऐसी लाइनों को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ऐसी रेखाओं को बच्चों हम क्या बोलते हैं, संपाती। क्या बोलते हैं बच्चों, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होती है कि भैया एक लाइन के ऊपर एक दिखे ना, एक के ऊपर दूसरे दिखे ही ना, उसे हम संपाती बोलते हैं। जैसे मेरा ये हाथ है, मैंने ये हाथ लगा दिया, तो ऐसी रेखाएं क्या होंगी, संपाती। तुम्हें मेरा दूसरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें मेरा दूसरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब मेरे दोनों हाथ अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसे क्या बोलेंगे हम, संपाती बोलेंगे। यानी कि जो एक के ऊपर एक आ जाए, बिल्कुल कवर कर दे, उसको पूरी तरह से बच्चों ढक दे अगर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, संपाती। समांतर समझ रहे हो, जैसे ये दो हाथ है मेरे, यूं करके मैंने बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हाथ अब आपस में कभी ना मिलने वाले, समांतर ऐसे जाएंगे, या तो ये ऊपर को जाएंगे ऐसे ऐसे, या तो ये नीचे को आएंगे ऐसे ऐसे। आई बात समझ में, तो इन्हें हम समांतर बोलेंगे। मतलब वो पता है तुमको, समांतर बोलते हैं तो तुम्हें पता है मतलब क्या हुआ कि ये कभी ऐसे नहीं होने वाले ना, ये ऐसे होने वाले, ये बस ऐसे ही रहेंगे। और ऐसे ही रहेंगे मतलब कोई हल नहीं मिलेगा, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर आते हैं प्रतिच्छेदी, यानी कि मैंने ऐसा करके कट कर दिया एक जगह पे, कट, इसका मतलब केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक जिसे बोलेंगे हम।
क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक, या फिर हम इसे बोलते हैं बेटा अद्वितीय। क्या बोलते हैं भाई, अद्वितीय। जैसे तुम्हारी सोनाली मैम है ना, सिर्फ यूनिक है, यूनिक है, एक ही मैम मिलेगी है ना, और नहीं मिलेगी मेरी तरह। चलो आ जाओ, अब बात करें हम, अरे यार ये क्या हो गया बच्चों, हाँ चलो अब बात करें बच्चों हम दूसरी विधि। ये आपकी दूसरी विधि है। कौन सी विधि है, दूसरी। दूसरी विधि क्या है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। दूसरी विधि क्या है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। दूसरी विधि आपसे कहती है बीज गणित विधि, बीज गणितीय विधि। कौन सी विधि है दूसरी, बीज गणितीय विधि। पहले कौन सी विधि थी, ग्राफीय विधि, अब बीज गणितीय। अब इसमें बच्चों 3 टॉपिक है। क्या है 3, एक है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि एक चर को अलग करे और दूसरे चर को समीकरण में प्रतिस्थापित करे। मतलब आपने क्या करना है बच्चों, एक को हटा देना, कहना टाटा बाय बाय, थोड़ी देर के लिए तुम रेस्ट करो, तुम्हारे हिस्से का काम हम करते हैं। ये प्रतिस्थापन बोलती है। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे एक आदमी था, यहाँ पे एक आदमी था, हमने इसको कहा कि भाई तुम हट जाओ, हटो तुम यहाँ से, मैं ही सारा काम करूंगा, सारा काम मैं ही करूंगा। ये होता है प्रतिस्थापन करना। फिर आता है बच्चों तुम्हारा विलोपन विधि। क्या होता है भाई, विलोपन विधि। यहाँ पे जो बच्चे क्या होते हैं, इसके गुणांक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, गुणांक। गुणांक बराबर करने हैं। क्या बराबर करने हैं आपको, गुणांक। बस गुणांक बराबर हो गए, आंसर चुटकी में आ जाएगा। ठीक। तीसरी विधि आती है बच्चों व्रज गुणन विधि। कौन सी विधि, व्रज गुणन विधि। ये विधि आप लोगों को नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ बताना होता है कि भाई ये इससे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो एक विधि कौन सी होगी, व्रज गुणन विधि हो गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा रेखीय समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना। भाई कैसे हल करेंगे इनको, मेन मुद्दा आता है बच्चों, कैसे हल करेंगे। तो अगर बच्चों मैं आपके लिए एक ग्राफ बनाने की कुछ चेष्टा करूं, किसको बनाने की चेष्टा करूं भाई, ग्राफ बनाने की चेष्टा करूं, है ना। चलो एक ग्राफ देखते हैं। मैं एक अच्छा सा समीकरण ले लेती हूँ बच्चों तुम्हारे लिए, है ना। मैंने कहा बच्चों कि 2x + y = 10 ले लो। ठीक है, एक समीकरण तो तुम्हारी ये हो गई, एक समीकरण तो तुम्हारी ये हो गई। ठीक है, 2x + y = 10 हो गया। और एक समीकरण बच्चों मैंने ले ली x + y = 2। ठीक है, एक समीकरण मैंने ये ली। अब हमें बच्चों क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है भाई, कि ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। 3 पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। जब दोनों बिंदु, जो दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब क्या हुआ, हल मिलेगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि दो जो रेखाएं पैरेलल होंगी, मतलब कोई हल नहीं होगा। और तीसरी बात क्या याद रखनी है बच्चों, तीसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर बच्चों क्या हुआ, अगर बच्चों क्या हुआ, मैम क्या हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, संपाती, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आनी चाहिए। पर फिलहाल हम इसको पहले ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं। अब ग्राफ विधि सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहली वाली समीकरण लिख दो बच्चों, 2x + y = 10। बड़े धीमे धीमे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझो इसको। ठीक, और दूसरी हो गई बेटा x + y = 2। ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को बच्चों हम लोग को क्या करना है, हैंग करना है, हैंग करना है सिस्टम को हैंग कर डालेंगे हम। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब हमें सबसे पहले ये सिस्टम बना दिया, अपना भी एक सिस्टम है वो बनाएंगे हम। ठीक, मैंने ये सिस्टम बनाया बच्चों। ठीक है, सबको बनाना है, ये सबको बच्चों, हर एक बच्चे को बनाना है, हर एक बच्चा इसमें अमल करेगा, हर एक बच्चा इसको बनाएगा। ठीक, सिस्टम बनेगा, सिस्टम क्या बनेगा इसमें, सिस्टम। ठीक है, अब देखो करना क्या है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे भी लिखो x, यहाँ पे लिखो y। अब क्या, सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको कुछ बिंदुओं को लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना बिंदुओं के ग्राफ नहीं बनेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे सबसे पहले किया बच्चों, मैंने कहा तुमने, ठीक है मैम, यहाँ पे 0 रखते हैं, क्या बनेगा मैम, 0 + y = 10, यानी कि मैम y = 10 बन गया। कितना बन गया भाई, y = 10। ठीक है, मैंने कहा ठीक है बेटा। तुमने कहा मैम y = 0 रख के देखे, मैंने कहा ठीक है रखो। तो तुमने रखा तो क्या मिला तुम्हें, तुमने कहा मैम 2x + 0 = 10 हो गया। मैम 2x = 10 हो गया, यानी कि मैम x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, 5। ये है बिंदु। ये किसके बिंदु है, ये किसके लिए बिंदु आए, इस समीकरण के लिए बिंदु आए।
अब इन बिंदुओं को बच्चों हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे बच्चों? ग्राफ में। किस में दिखाएंगे बच्चों? ग्राफ में। आ जाओ, पहला क्या है बच्चों? पहला बिंदु देखो क्या है, पहला बिंदु क्या है? 0,10। पहला बिंदु 0,10। दूसरा बिंदु 5,10। किसका है भाई? ये किसका बिंदु है मैम? 2x प्लस, है ना, किसका है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 10। मैम इसके बिंदु है ये, आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले लो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बेटा हमेशा यार ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 0 0 ही यूज करना। क्या यूज करना? 0 ले लो, x 0 ले लो, y 0 ले लो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि सबसे नियरेस्ट पॉइंट तुम्हारा यही होता है भाई, 0,0 है तुम्हारा, तुम्हें पता है ये 0,0 ओरिजिन है ना, ओरिजिन है। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। ऐसे बेटा इधर भी लिखना है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, ऐसे यहाँ भी लिखना है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बच्चों एक स्केल मानूंगी। मैंने कहा ये बच्चा 1 सेंटीमीटर का डब्बा मान लेना। कितना मान लेना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट है। कितना हो गया बच्चों? 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट, 2 में से 1 या 1 ही होता है भाई, सब 1 के गैप में बना दिए मैंने। यानी कि ये क्या है तुम्हारा? 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है, ये मान के चलो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपका यही इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगे तो ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब वहां पे हमें थोड़ा ये स्केल थोड़ा चेंज करना होता है। बट अभी सिंपल से ग्राफ है तो हम ये चीजें ले सकते हैं। तो मैं अब इन बिंदुओं को रखूंगी बच्चों, मैं इन बिंदुओं को रखूंगी। मैंने कहा कि भैया 0,10, बेटा 0, मैम 0 तो यहीं पे मैम खड़ा हो गया मैम x, लेकिन मैम 10 में चल रहा है। 10 किधर जाना है बेटा? y में 10, y में 10, मैम y में 10 करना पड़ेगा। मैम बना ही नहीं है। ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। ठीक है, तुमने कहा मैम ये रहा मैम 0,10, क्योंकि वो सिर्फ 10 में चला है, x में तो चला ही नहीं है, सॉरी x में चला ही नहीं है, y में ही चला है, वो भी 10 स्टेप। अब इसमें देखो मैम 5,0, मैम 5 कहाँ चला है? x में 5 चला है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया, लेकिन y में चला मैम, y में 0 है, मतलब वहीं पे बैठा हुआ है, यहीं पे बैठ गया। यानी कि बेटा ये 5,0 हो गया, 5,0। अब क्या करना है? मिलान कीजिए। बचपन में पढ़ते थे ना, मिलान कीजिए, यही है, इसका मिलान कीजिए। यहाँ भी बढ़िया जी, शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करना बच्चों, बिल्कुल शार्प, एकदम बिल्कुल, ग्राफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे आपको। ग्राफ शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है, क्योंकि ग्राफ नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। अब दूसरा काम क्या करना है बच्चों? दूसरा काम इसका नाम लिखना है। इस रेखा का नाम बच्चों क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 10, है ना। तुम्हारी दोस्त रेखा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो रेखा बन रही है इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या? मैम इसके तो निकाल दी, मैम यहाँ भी निकाल के देखे। मैंने कहा बिल्कुल निकालना है भाई, निकालना तो पड़ेगा ही। तुमने कहा मैम x बराबर 0 रख के देखे, मैंने कहा रखो भाई x बराबर 0। तो तुमने देखा 0 प्लस वाई बराबर 2, यानी कि बच्चों y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, स्वाहा। तुमने कहा मैम y बराबर 0 रख दे, मैंने कहा रख दो यार, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे तुमने रखा x प्लस 0 बराबर 2, यानी कि बच्चों x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया, बस। तो 0,2 और 2,0 आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? चलो देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 2, इसके दो बिंदु क्या है? 0,2 और 2,0, ये दो बिंदु आ गए बच्चों इसके। अब हमें क्या करना है बच्चों? इन दो बिंदुओं को क्या करना है? यहाँ पे दर्शाना है। तो मैम 0,2 का मतलब मैम 0 तो ये रहा, मैम 2 मतलब y में चला है, मैम y टिक 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 कहाँ है? ये रहा बच्चों तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा 0,2। तुमने कहा मैम 2,0, 2,0 ध्यान से सुनेंगे। 2 मैम ये रहा और मैम 0 गया ही नहीं, ये रहा, ये 2,0 हो गया, 2,0। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इन दो लाइनों को मिला दो, इन दो लाइनों को बच्चों मिला दो। ठीक है, ये देखो, अगर मैं इसको आगे खींचने की कोशिश करूं बच्चों, ऐसे करके, है ना, ऐसी मैंने खींच दी, और बाय चांस अगर मैंने बच्चों इसको भी खींच दिया,
इसको भी खींच दिया मैंने नीचे तक ऐसे करके, ये रहा, लगभग इतना आ गया, लगभग, ठीक है। बट चलिए, ओहो देखो, तो तुम लोगों ने क्या नोटिस करा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे, ये पॉइंट पे मैम दोनों कट हो गए। अब यहाँ पे आंसर भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे आंसर सही सही बच्चों आएगा नहीं, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। और यहाँ पे भी 7.9, लगभग मैं लिख देती हूँ, लगभग बच्चों 7.9, और ये आएगा कम से कम 5.8, 5.8, लगभग ये आंसर है, लगभग, ठीक है, लगभग लिख दिया मैंने, ठीक है। मतलब हमें क्या पता चला बच्चों कि ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, प्रतिच्छेदी बिंदु मिल गए। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हुआ कि मैम जब दो लाइनें एक पॉइंट पे कट करती है, देखो दो लाइनें एक पॉइंट पे कट हो गई, उसके बाद क्या कहीं पे कट कर रही है, ये नहीं कर रही है, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, इसको मैं क्या कहूंगी कि ये कैसी लाइन है। पहला पॉइंट मैम प्रतिच्छेदी है। कैसा पॉइंट है, प्रतिच्छेदी, ठीक है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हुआ, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हुआ कि मैम केवल एक हल, केवल एक हल, एक हल, केवल एक हल, ठीक है, केवल एक हल। दूसरी चीज क्या पूछेंगे, अच्छा दूसरी चीज पूछेंगे बेटा कि ये संगत है या असंगत है। क्वेश्चन पूछेगा ये संगत है कि असंगत। अब तुमको मैंने कल ही, मतलब मैंने क्या बताया था तुमको आज, मैंने कहा संगत का मतलब, संगत का मतलब जिसका हल निकले, जिसका हल निकले, कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, संगत। और असंगत जिसका कोई आंसर ना आए उसे असंगत बोलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आया ना, देखो इसका आंसर आया ना, इसका मतलब आंसर आया, मतलब आंसर आया मतलब मैम ये संगत है। कैसा समीकरण है, संगत समीकरण। तो 3 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे कि भैया ये ग्राफ में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैम प्रतिच्छेदी है। अच्छा, प्रतिच्छेदी होने के साथ केवल एक हल है। अच्छा, तीसरा बच्चों इसका हल आ रहा है मतलब संगत है। अब चौथा पॉइंट बच्चों मैं आपको यहीं पे एक चीज क्लियर करवा देती हूँ, एक चीज मैं यहीं पे क्लियर करवा देती हूँ। क्या बेटा, आपने देखा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये क्या बन रहा है, का बना भाई, का बना मैम, ये तो त्रिभुज बन गया मैम, इनके बीच में ये त्रिभुज बन रहा है, देखो मैम ये त्रिभुज बन गया। क्या बना है बच्चों, त्रिभुज बना, देखो ये क्या बन गया तुम्हारा, त्रिभुज बन गया। देखो ध्यान से देखो, ए देखो त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। अब क्या करोगे इस त्रिभुज का, इसका एरिया भी निकालने को कह सकते हैं तुमको, ठीक है। त्रिभुज का बच्चों एरिया निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, पर फिलहाल एरिया नहीं, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि त्रिभुज के बिंदु बता दो, है ना, त्रिभुज के 3 बिंदु बता दो बच्चों। ओहो, त्रिभुज के बच्चों 3 बिंदु बता दो, मतलब कॉर्नर, यानी कि उसके जो क्या होते हैं कोने, इस तीनों के कोने बता दो, इस त्रिभुज के कोने बता दो, ठीक है। ये तुमसे पूछा गया है कि त्रिभुज के कोने बता दो, ठीक है। तुम त्रिभुज के कोने, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने कहा त्रिभुज के 3 कोने कौन कौन से हैं। पहला मैम ये ले ले, मैम ये पॉइंट है ना, मैम ये ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है 0,2। तुमने कहा मैम दूसरा पॉइंट ये ले लो, मैंने कहा ले लो भाई। क्या है भाई दूसरा पॉइंट है बच्चों 0,10। और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों जो मैंने लगभग तुम्हारे लिए निकाला था, वो क्या हो जाएगा 7.9,5.8। ये तीनों के तीनों बच्चों क्या हो गए, त्रिभुज के कोने हो गए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है बच्चों कि तुमसे कहेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो, क्षेत्रफल। तो याद रखना जब भी क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेंगे क्या लगाना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या लगाना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किसका फॉर्मूला है ये, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो ये भी तुम्हें आना चाहिए। तो इसमें देखो इस ग्राफ में बच्चों इतनी सारी चीजें बच्चों सीखने लायक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे सारे के सारे, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राफ। चलो अब एक क्वेश्चन और है बच्चों, ये देखो जरा,
इसमें हम ये सीखेंगे कि हम इसमें सबसे पहले हम इसमें ये सीखेंगे बच्चों कि हम जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है वो कैसे बनाएंगे। पहला काम तो ये सीखना है कि बनाते कैसे हैं, दो चर वाले रैखिक युग्मों के समीकरणों को बनाते कैसे हैं। दूसरा, ग्राफ भी बना देंगे इसका। क्या बना देंगे? ग्राफ। आ जाओ। तुमने कहा मैम 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। भाई 5 पेंसिल और 7 कलम एक साथ खरीदे बच्चे ने तो 50 रुपए लगे। तो भाई पूछने वाला विषय ये है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है, और भाई कोई दूसरा बच्चा गया, उसने 7 पेंसिल और 5 कलम लिए और पैसा कितना दिया? 46, यानी कि 46 रुपए दिए। कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य बताओ। भाई क्वेश्चन ही यहाँ पे बच्चों किसके लिए होता है? एक के लिए, एक के लिए। यह भी मिलके दिया है भाई 5 और 7 चीजों को, 12 चीजों का प्राइस बच्चों उसने दिया है 50 रुपए। यहाँ पे भी 12 चीजों का प्राइस दिया है 46 रुपए। भाई ये भी 12 चीजें हैं, ये भी 12 चीजें हैं, लेकिन प्राइस अलग अलग है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि भाई पेंसिल अलग है, कलम अलग है, और दोनों का प्राइस भी अलग अलग होगा। तो वही हमें निकालना है। तो हमने क्या कहा? मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले हम मैथ्स वाले बच्चे हैं तो हम मानते ही हैं कि माना जो पेंसिल का मूल्य है ना, किसका मूल्य? पेंसिल का मूल्य जो है, पेंसिल का मूल्य है वो x रुपए है। और पेन नहीं है, कलम है ना, कलम, हिंदी में कलम लिखते हैं। कलम का मूल्य कितना हो गया बच्चों? y रुपए। पेंसिल का x हो गया, कलम का y। अब मैं प्रश्नानुसार कर रही हूं। मैंने कहा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या देखा बच्चों हमने? 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम बराबर 50 रुपए। यही है, यही है भाई। एक पेंसिल x रुपए की, 5 पेंसिल कितने रुपए की बच्चों? 5x हो गया, 5x हो गया। सिंपल है ना भाई। एक पेन, देखो बचपन में क्या सिखाते हैं बच्चों कि एक पेंसिल 2 रुपए की, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की होती है? तो बच्चे कहते हैं मैम 5 × 2 कर लीजिए मैम, 10 हो जाएगा। क्या करा यहाँ पे? दोनों की इंटू करी, है ना। मैंने भी तो यही बोला, एक पेंसिल का प्राइस x रुपए, तो 5 पेंसिल का प्राइस 5 × x हो गया। 7 कलम का कितना हो जाएगा? 7 × y हो गया, बराबर कितना हो गया बच्चों? 50। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 बन गई। क्या बन गई? समीकरण 1। अब दूसरा, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम और दोनों को मिलके दे दिए 46। ये हो गई समीकरण 2। क्या हो गई भाई? समीकरण 2। अब क्या करना है? बस अब वही डब्बे डब्बे, अपने डब्बे बनाओ, है ना। डब्बे डब्बे बनाते रहो। यहाँ पे डब्बों का काम है बच्चों। अब डब्बे चाहिए अपने को बहुत सारे, है ना। अपने को डब्बे चाहिए बच्चों बहुत सारे। ये मैंने डब्बे बना दिए। ये है डब्बा, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब आगे बढ़े। ये डब्बे बनाने ही बनाने भाई, कंपलसरी है। ऑल डब्बे यार कंपलसरी, तो सारे बच्चे कंपलसरी बना लेंगे इनको। डन। ये हो गया डब्बा। अब बच्चों ये जो डब्बा है ना, ये वाला डब्बा, ये किसके लिए है बच्चों? 5x प्लस 7i = 50 के लिए है। और ये वाला डब्बा किसके लिए है बच्चों? 7x प्लस 5y बराबर 46 के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं अगर बात करती हूँ, मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ बेटा, ये x है ये y है। मैंने कहा बेटा y को अगर 0 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तुमने कहा मैम 5x प्लस 7y है ना, तो 7 × 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। 50 हो गया ना, इजी सा कैलकुलेशन है। तो 5x बराबर कितना हो गया बच्चों? 50 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50/5 कट गया, कितना आएगा? 10 आएगा। यानी कि x का मान तो बच्चों 10 आ गया। क्या आ गया? 10। अब क्या करें? क्या करें हम? एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं कि कुछ दूसरा मान रखते हैं, 0 नहीं रखते, क्योंकि मुझे लगता है 0 रखना अच्छा काम नहीं है ना। कुछ और रखें। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे रख दिया -3, कितना रख दिया? -3। देखते हैं क्या बनता है। रखो यहाँ पे -3, 5 × -3 प्लस बच्चों 7y बराबर कितना हो गया? 50।
यानी कि माइनस का 15 प्लस बच्चों 7y इज इक्वल टू कितना हो गया 50 -3, अरे प्लस का 3 रखते हैं बच्चों, प्लस का ही रखते हैं, इसे प्लस ही करते हैं। 50 माइनस उधर जाके हो जाएगा ये 15, 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3, 35 कितना बना 35। यानी कि बच्चों 7y बराबर कितना बन गया 35, y बराबर 35 अपॉन में 7, 7 पंजे 35 यानी कि 5 आ गया। y बराबर कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। ये बड़ा समझने वाला काम था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम था। मैंने यहाँ पे ऐसी वैल्यू चूज करी कि वो 7 से पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि अगर मैं ऐसा वैल्यू चूज नहीं करती बेटा वो अपॉन वाला पॉइंट वाला नंबर बन जाता, और पॉइंट वाला नंबर फालतू में क्यों रिस्क ले जब हम लोग बिना पॉइंट वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट भी बन जाता, लेकिन मैंने पॉइंट नहीं बनाया क्योंकि भाई हम कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, ये हमारे पास खास बात है। क्वेश्चन की खास बात यही है कि हम कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं फिर वो पॉइंट चूज करूंगी ना जिसमें मुझे पॉइंट वाली दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने 3 चूज कर लिया। क्लियर। अब यहाँ भी सेम कंडीशन, x हो गया y हो गया, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 0 चूज करती हूँ तो क्या होता है, 0 चूज करके यहाँ पे फायदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 7 से 46 कटेगा ही नहीं, ना ही बच्चों 5 से 46 कटेगा, तो ये बड़ा दिक्कत का काम है। ठीक है, तो अगर मैं 46 में से 15 माइनस करूँ तो कितना होगा 1, और 4 में से 1 गया 3, और 46 में से अगर मैं 25 को माइनस करूँ तो कितना होगा 1। चलो ठीक है, तो बच्चों मैं काम कर रही हूँ, मैंने कहा y बराबर 5 रखो। कितना रखो y बराबर 5, दिमाग दौड़ाना है, जितना दिमाग दौड़ेगा उतना चलेगा। 5 रखो, 7x, एक मिनट बच्चों, y को रखना है, हाँ y को रखना है, इसको नहीं रखना है बच्चों, y को 5 रखना है। ठीक है, 7x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू में कितना हो गया 46, 7x प्लस 5 पंजे 25 बराबर 46, 7x बराबर 46 माइनस 25, भाई 46 माइनस 25 कितना होता है 21 होता है। तो x बराबर कितना होगा बेटा 21 बटा 7, 7 ये कितना हो गया 21, यानी कि x का मान कितना आ गया 3 आ गया। x का मान बच्चों 3 आ गया, कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। ठीक है, अब एक और वैल्यू चाहिए अपने को बच्चों, एक और वैल्यू चाहिए। हम सोचो क्या रख सकते हैं यहाँ पे, या तो वो 7 से कटे, जो भी आंसर आना चाहिए बच्चों वो या तो 7 से कटना चाहिए या तो 5 से कटना चाहिए। देखो 5 से कट गया, देखो आसानी से 7 से कट गया, सॉरी ऐसे कोई नंबर सोचे। अगर मैं 46 में से 14 माइनस करूँ तो नहीं होगा, अगर मैं 21 माइनस करूँ तो ठीक है, बढ़िया है। एक काम करते हैं बेटा जी, मैंने कहा कि यहाँ पे 3 मान लो, कितना मान लो 3, अरे ये तो हो गया, ई तो हो गया, 3 वाला तो हो गया। क्या माने अब, क्या माने अब ऐसा, सोचो जरा। अब मैं इसमें क्या मानूं, माइनस का 8 0, क्या सोचूं मैं यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। 3 5 5 5 रखूं मैं, अगर 5 5 से 35, 46 माइनस 35 कितना होता है बेटा 11 होता है, काम नहीं बनेगा, 11 का कोई काम ही नहीं होगा। अगर मैं अच्छा हाँ 8 जरा रखते हैं बेटा, 8 रख दो, x की वैल्यू 8 रखो, देखो कितना आसान हो गया। तो देखो 8 रखा मैंने, 7 इंटू 8 प्लस का बच्चों 5y बराबर हो गया 46, ये हो जाएगा 56, 56 प्लस 5y बराबर हो जाएगा बच्चों 46, 5y बराबर 56, 46 माइनस 56 हो जाएगा, तो 5y बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का 10, और y बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का 10 बटे 5, यानी कि 5 दूनी 10, माइनस का 2 आ गया, y की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। ठीक है, ये तुम्हारे पॉइंट्स बन गए, थोड़ा टाइम लगा बट बन गए। चलो अब मैं इनको रखती हूँ धीरे धीरे, 10,0 और 3,5, ठीक है 10,0 और 3,5, अरे ग्राफ कहाँ गया भाई,
देखो 10,0 यही था, और 3,5, एक तो बना 3,5, ठीक है। और इधर बच्चों क्या बन रहे हैं, इधर बने हैं 3,5, और दूसरा बच्चों क्या बना, अरे क्या लिखा मैंने, 3,5 और 8,-2, ये बना, ये 2 पॉइंट बन गए। अब सबसे पहले फटाफट से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8, ठीक है, 1 माइनस का अरे 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 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, डन। ऐसे इधर भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। अब तुमसे कहा कि 10,0, मैम 10 यहाँ पे पहुंचे, ये रहा, और मैम गए ही नहीं, हम बहुत ढीठ हैं, हम गए ही नहीं ऊपर, हम 10 पे ही बैठे रहे। फिर तुमने कहा मैम 3,5 रखिए, मैंने कहा बेटा 3 तो यहाँ पे मिल रहा है और 5 ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ। अब इन दोनों के कटिंग पॉइंट देखो, कटिंग पॉइंट कहाँ पे, मैम ये रहे कटिंग पॉइंट, मैम यहाँ पे कटिंग पॉइंट है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये है तुम्हारे कटिंग पॉइंट, ये कहा है तुम्हारे कटिंग पॉइंट, और इसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, 3,5 बोलेंगे। अब नेक्स्ट दोनों को मिलान करना है, बस बात खत्म, दोनों को मिलान करना है, ये मिला, मिलान हो गया, दोनों का मिलान हो गया, ठीक है, दोनों बिंदुओं का मिलान हो गया, डन। ठीक है, ये बिंदु का मिलान हो गया। अब दूसरे पॉइंट क्या है, 3,5, अरे वाह मैम 3,5 तो मैम यही है, मैंने कहा बढ़िया, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, एक पॉइंट वही मिल गया, सेम टू सेम। और दूसरा पॉइंट है बेटा 8, -2, यानी कि 8 तो चला बच्चों, ये कहाँ पॉजिटिव में, 8 तो चला ये पॉजिटिव में, ठीक है, और -2 कहाँ है, यहाँ है, मतलब यहाँ पे मिलने वाला है, कहाँ पे, ये रहा, -2 यहाँ आ रहा है, 8 बच्चों यहाँ आ रहा है, यानी कि जो ये बिंदु हुआ वो क्या हो गया, ये वाला बिंदु क्या हो गया बच्चों, ये 8, -2 हो गया, ठीक। अब क्या मैम इनको मिला दीजिए फिर से, मैंने कहा भाई लो मिला देते हैं, काहे की दिक्कत है हमको, है ना, हमको कहा काहे की दिक्कत है, हमने भी मिला दिया, है ना, ये होगी मिलान बिंदु। तो तुम लोगों ने क्या देखा कि बेटा यहाँ पे देखो दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि दोनों जो लाइन है वो यहाँ पे आके मिल रही है। इसका मतलब बच्चों इसका जो हल हुआ वो क्या हुआ, 3,5 हुआ, ठीक है, यानी कि x, y, यानी कि बच्चों x बराबर 3 और y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या चीज सीखी कि x क्या था, x बच्चों क्या माना था, पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना रुपए आ गया, मैम x बराबर था यानी कि 3। कलम का मूल्य कितना होगा, मैम y बराबर 5 हो गया, बस खत्म भाई। एक पेंसिल 3 रुपए की थी, एक पेन 5 रुपए का था, बात खत्म। लेकिन मैम क्या यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा है, मैंने कहा नहीं, देखो ये दोनों लाइन अपने आपस में पता नहीं कहाँ जा रही हैं, कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। क्या मैम कुछ और चीज फॉर्म हो रहा है, मैंने कहा हाँ हो तो रहा है बच्चों, मैंने कहा बच्चों हो तो रहा है। तुमने कहा क्या मैम, देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट बच्चों ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा, ये चारों मिलके देखो क्या, नहीं सॉरी ये नहीं बच्चों, ये वाला पॉइंट, हाँ ये वाला, ये चारों पॉइंट मिलके देखो क्या बना रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं, मतलब एक चतुर्भुज। क्या बन रहा है बच्चों, चतुर्भुज बन रहा है, देखो बन गया चतुर्भुज यहाँ पे एक, है ना। चलो यहाँ पे भी इसके बिंदु पूछेगा, चतुर्भुज के बिंदु पूछेगा भाई, चलो बताओ चतुर्भुज के कौन कौन से बिंदु होंगे, तो तुम क्या कहोगे मैम, चतुर्भुज के बिंदु, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, चतुर्भुज के बिंदु, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम O है, इसका नाम A है बच्चों, इसका नाम B है बच्चों, इसका नाम C है, ठीक है, ये है। तो मैंने कहा बच्चों, मैंने क्या कहा कि मैम A बराबर, सबसे पहले A बराबर निकालते हैं, मैम ये है 6 और 7 के बीच में, यानी कि मैम 6.5, 0 हो गया, ठीक है। तुमने कहा मैम A क्या रहा, इसका नाम O है, तो O मैम क्या हो गया 0, 0, मैम क्योंकि बीच में है 0, 0 है। तुम कहोगे मैम C
सी के क्या बिंदु है भाई, सी के क्या बिंदु है, 9 से थोड़ा सा ऊपर, नहीं सॉरी 7 से थोड़ा सा ऊपर है, तो यानी कि बच्चों 0,7.1 हो गया। आई बात समझ में, 7 से थोड़ा सा ऊपर है, 1 पॉइंट ऊपर है बच्चों, इसलिए मैंने 7.1 लिख दिया है। ठीक है, दूसरी बात ए बच गया ना, नहीं ए तो हो गया भाई, बी तो तुम्हें पता ही है, ऑफ कोर्स बी तो पता ही है, कौन है भाई 3,5 हो गया। तो ये हमारे इस चतुर्भुज के, कौन सा चतुर्भुज, ओ ए बी सी, इस चतुर्भुज के क्या है बच्चों, बिंदु है। इस चतुर्भुज के क्या है बच्चों, बिंदु है। आई बात समझ में सबके, आई बात सबके समझ में। तो ये चीजें निकालनी है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछती हूँ, संगत है या असंगत है, संगत है बच्चों असंगत है, तुम कहोगे मैम आंसर मिल गया, मैम हमको हल मिल गया, इसलिए जो ये समीकरण है वो कैसी है, संगत है। कैसी समीकरण है, संगत है। दूसरा कैसी है बच्चों, प्रतिच्छेदी है। कैसा है, प्रतिच्छेदी। और तीसरा बच्चों हम क्या कहेंगे, तीसरा पॉइंट क्या कहेंगे, मैम केवल एक हल, एक हल। कितना हल, एक हल। ये 4 बातें आपको याद रखनी है, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। ये 2 ग्राफ में बच्चों बिल्कुल अच्छे से मैंने तुमको समझा दिया कि भाई हर एक छोटी छोटी चीजें तुम्हें नोट करनी है, हर एक छोटी छोटी चीजें तुम्हें नोट करनी है। ग्राफ में मत करना, अलग से पेज में करना। मैंने इसलिए कराया क्योंकि मुझे समझानी है, तुम्हें जितनी चीजें हो सके उतनी समझानी है बच्चों। ऑल राइट, चलिए अब बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं थोड़े अच्छे से फैक्ट की। अच्छे से फैक्ट मतलब आ जाओ इस वाले फैक्ट की। अब देखो यहां पे हम लोगों ने तुलना करनी है। क्या करनी है बच्चों, तुलना। तुलना कैसे करनी है, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि बच्चों आपको कोई भी 2 समीकरण मिल गए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा x - 2y = 0, ठीक है, और दूसरी मेरे को दे दी है 3x + 4y, 3x + 4y बराबर -20 बराबर 0, ये दे दिया। ठीक है, अब बच्चों ये 2 समीकरण है, हमें पता है हम पे 2 समीकरण ही होंगे क्योंकि हम पढ़ी 2 समीकरण रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों मैं इसका जो तुलना होगी वो करूंगी a1x + b1y + c1 = 0, और इसकी तुलना करूंगी बेटा a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये तुम्हारी जो होगी ये तुम्हारी बीजीय जो विधि है उसमें आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा से तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब देखो कैसे पहचानोगे, अगर तुम ग्राफीय विधि नहीं करना चाह रहे हो, तुम बीजीय विधि भी नहीं करना चाह रहे हो, तुम्हें नहीं करना विलोपन वगैरह, लेकिन तुम्हें बताना है कि इसका कोई हल है, क्या ये संगत है या फिर ये प्रतिच्छेदी है, ये समांतर है, ये संपाती है, कैसे बताओगे। मुद्दा ये है, कैसे बताओगे भाई कि ये है, बिना किसी सॉल्यूशन किए हुए, शॉर्टकट जिसे कह सकते हो। तो हमने सिखाया बच्चों कि हम यहाँ पे एक ट्रिक करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिक नहीं लॉजिक ही है। हमने कहा इससे तुलना कर लो बच्चों, तो हमने देखा बच्चों जो a1 है उसका मान आ जाएगा 1, b1 का मान कितना आएगा बेटा -2, और c1 कितना हो जाएगा 0। भाई तुलना करना बच्चों आपको आना चाहिए। x के आगे कौन है, a1, x के आगे कौन है 1, y के आगे कौन है b1, y के आगे कौन है -2, c1 कुछ नहीं है मतलब 0 है। अब सेम यहाँ a2, x के आगे कौन है 3, x के आगे कौन है a2 यानी कि बच्चों 3, y के आगे कौन है बच्चों b2, y के आगे कौन है 4, c2, और जो यहाँ पे बच गया बचा -20, ये आप लिखोगे, ये लिखोगे, 0 मत लिख देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम पे c है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 ही है, कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो पहला मुद्दा ये है कि आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, यानी कि तुलना करनी आनी चाहिए। भाई आपको 2 समीकरण दिए हैं, उनकी जो आपकी सामान्य रूप से जो समीकरण होते हैं उनसे तुलना करनी है। अब क्या करना है मैम, इसके बाद कहा है बेटा, इसके बाद का ही महत्वपूर्ण काम क्या, अब सुनो, इनका निकालो अनुपात। क्या निकालना है इनका, अनुपात, अनुपात। ठीक है, अनुपात निकालो सबका। तो बच्चों a1/a2 निकाल दो, तुमने कहा मैम 1/3। मैंने कहा बच्चों b1/b2 निकाल दो, तो तुमने कहा मैम -2/4 यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि बेटा -1/2। अनुपात निकालना है, अनुपात। c1/c2 कितना हो गया बच्चों, तुमने कहा मैम 0/-20
यानी कि 0 आया। कितना आया? 0 आया। भाई 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर 0 ही आएगा। अब आगे की कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से तुम्हारी कहानी होगी बच्चों शुरू, तुम्हारी मतलब क्वेश्चनों की कहानी। ठीक है, क्या कहानी है वो देखो, क्या कहानी है वो देखो, सुनो ध्यान से। अगर बच्चों पहला पॉइंट है, अगर बच्चों a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो जाए, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, तो हम कहेंगे ऐसी कंडीशन होती है बच्चों प्रतिच्छेदी की। कौन सी कंडीशन है? प्रतिच्छेदी की। कौन सी कंडीशन है? प्रतिच्छेदी। और अगर ये प्रतिच्छेदी है, अगर ये प्रतिच्छेदी है मतलब बच्चों इसका एक हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा? एक हल। और अगर इसका एक हल निकल रहा है इसका मतलब बच्चों ये क्या होगी? संगत होगी। कैसी होगी बच्चों? संगत। कैसी होगी बच्चों? संगत। समझ में आई बात? समझ में आई बात? संगत होगी। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू अगर b1 अपॉन b2 है इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी है तो मतलब एक हल है, एक हल है मतलब संगत समीकरण है। दूसरा पॉइंट देखो, अगर मैंने कहा बच्चों a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये तुम्हारी क्या है? संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं? संपाती। और संपाती रेखा का मतलब क्या हुआ कि अनेक हल है, अनेक हल, इन्फिनाइट जिसे आप कह सकते हो, इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट हल है। ठीक, और अगर हल है तो इसका मतलब बच्चों ये भी तुम्हारा क्या हो गया? संगत। अगर हल है तो मतलब संगत हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कहा इसने कहा बच्चों कि अगर a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, मतलब कि मैम आगे वाले दो तो बराबर होने चाहिए लेकिन पीछे वाला बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये क्या होता है बच्चों? समांतर। क्या है? समांतर है। और अगर ये समांतर है, अगर ये समांतर है, समांतर का मतलब नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। क्या नहीं बच्चों? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और अगर बच्चों कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं मतलब क्या है? असंगत। कैसी समीकरण होगी? असंगत होगी। क्लियर पॉइंट? तो यहां पे आपने पहले तुलना करनी है, फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है, फिर a1 अपॉन a2 का अनुपात, b1 अपॉन b2 का अनुपात, c1 अपॉन c2 ये अनुपात निकालने हैं। फिर आपको चेक करना है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए तो क्या होगा। अब देखो मैम a1 अपॉन a2 1/3 है, मैम b1 अपॉन b2 माइनस का 1/2 है, मैम बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं बच्चों? ये दोनों रेखाएं कैसी दे दी हमको? प्रतिच्छेदी रेखाएं दे दी है। कैसी रेखाएं दे दी हैं? प्रतिच्छेदी। अब इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, एक ही हल निकलेगा। कितने हल निकलेंगे इसके? सिर्फ और सिर्फ एक हल। और अगर हम कहें a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर का c1 अपॉन c2 है बच्चों, तो इसका मतलब ये क्या है? संपाती है। और अगर संपाती है मतलब अनेक हल है, अनेक हल है मतलब संगत है, अनेक हल है मतलब संगत है। ठीक है, तीसरी बात मैं क्या कहूंगी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, इसका मतलब समांतर रेखा है। और समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है कि बच्चों ये क्या है? तुम्हारा असंगत है। क्या है बच्चों? असंगत है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ये तुमको बच्चों क्लियर कट हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हमने जो ये टेबल बनाई है, यहाँ देखो सेम यही लिखा हुआ है। देखो 1/3 माइनस 2/4 ये बराबर नहीं था, ये दोनों बराबर नहीं था, मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं।
कौन सी रेखा है बच्चों? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखा मतलब केवल एक हल, और केवल एक हल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? केवल एक हल को बच्चों हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, सिंगल है भाई, सिंगल पीस है, सिंगल पीस है। ठीक, अब देखो ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन है। हमने देखा कि 2/4 मतलब बच्चों 1/2। मैम 1/2, मैम 1/2, वाओ, सब 1/2 1/2 1/2 मतलब ये तीनों के तीनों आपस में बराबर। जब तीनों के तीनों आपस में बराबर मतलब संपाती रेखाएं, संपाती रेखाओं का मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे बच्चों, बहुत सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या सिखाया था तुम लोगों को कि मैम अगर हमें हल मिल रहे हैं मतलब ये क्या है? मतलब ये संगत समीकरण है बच्चों। कैसे समीकरण है? संगत समीकरण है। कैसे समीकरण हो गए? संगत समीकरण। ठीक, अब तुमने कहा कि मैम कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कब आएगा कोई हल नहीं? कि भाई यहाँ देखो 1/2 ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा मैम 1/3। मैम ये दोनों बराबर हैं, पर ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? समांतर रेखाओं की कंडीशन है। किसकी कंडीशन हो गई? समांतर रेखा। और जब समांतर रेखाएं होती मतलब कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है भाई? असंगत। क्या होता है? असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। क्लियर? तो बेटा ये चार्ट आपको बिल्कुल अच्छे, यहाँ तो इतना नहीं चाहिए, यहाँ से लेके ये चार्ट यहाँ तक पूरा आपको लर्न करना है, लर्न करना है इसको पूरा का पूरा। लर्न इन द सेंस आपको बस क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं और ऑब्जर्वेशन करनी है कि भाई हाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी, समांतर रेखाएं कब होंगी, संपाती रेखाएं कब होंगी, सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े आगे बढ़े। देखो आ गया तुम्हारा ये क्वेश्चन, आ गया। देखो कह रहा है कि अनुपातों a1/a2 बराबर कॉमा b1/b2 c1/c2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। समांतर है अथवा संपाती है। आपसे पूछा हुआ है कि भाई दो समीकरण आपको दे दिए, अब आपको बताना है प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है, क्या है ये? समझ में आई बात? तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये क्या बनाता है। ठीक, अब मैं बात करूं, अगर बच्चों में बात, तो मैंने कहा समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा ऐसे लिखने का तरीका है इसको, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर है ना। मतलब इन समीकरणों की तुलना बच्चों मुझे इससे करनी है, ये जो हमारी सामान्य रूप से समीकरण दे रखी है ना, इनसे करनी है। ठीक है, इनसे करनी। अब इनसे करने पे क्या प्राप्त होगा बच्चों? देखो a1 मिलेगा हमें 5, b1 क्या मिलेगा? -4, c1 क्या मिलेगा? 8, c1 क्या मिल गया? 8। यहां देखो a2 7, b2 6 और c2 -9 मिलेगा। कितना मिलेगा? -9। अब क्या वो निकालो अनुपात, a1/a2 b1/b2 c1/c2, बस अनुपात निकाल दो। ठीक है, तो मैं निकाल देती हूँ भाई a1/a2 यानी कि 5/7, b1/b2 यानी कि बच्चों -4/6 यानी कि 2 दूनी 4 2 तिये 6 यानी कि बच्चों -2/3। काट भी देना भाई इसको, 8/-9। ठीक है, पहले इन दोनों को देखो, a1/a2 बराबर b1/b2। ये देखो तो तुमने देखा बेटा a1/a2 5/7 है, b1/b2 -2/3 है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, नहीं है। तो अगर बच्चों ये बराबर नहीं है, अगर बच्चों ये बराबर नहीं है मतलब ही क्या है बच्चों? प्रतिच्छेदी है। सिंपल। क्या है? प्रतिच्छेदी है। ठीक है, ठीक है।
क्या है, प्रतिच्छेदी हो गई। डन। तो बस आपको यही यहाँ पे बताना है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, समपाती है तो है पर क्या है, ठीक है तो है पर क्या है। तो हमें करना क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 करना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 करना है, इसकी कंपैरिजन करनी है, और कंपैरिजन करने के बाद हमें रेशो निकालना है। रेशो निकालने के बाद हमें यह बताना है कि ये प्रतिच्छेदी है या नहीं है, समांतर है या नहीं है, समपाती है या नहीं है। सब क्लियर, सबको सब क्लियर, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही, ठीक है। चलो फिर से मैंने कहा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। यहां पे मैंने इनकी क्या करी, तुलना करी। तो आप देखो क्या मिलेगा, a1 कितना मिला 9, b1 कितना मिल गया 3, c1 कितना मिल गया 12, ठीक है। अब a2 कितना मिला 18, b2 कितना मिल गया 6 और c2 कितना मिल गया 24, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, कहां से कंपैरिजन हो रही है, इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, सेम यहां इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे करो, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी कंपैरिजन करना। अब निकालना क्या है, रेशोज निकाल लो फटाफट से रेशो निकालो कि a1 अपॉन a2 मैम 9/18 है, 9/18 का मतलब 9 1 9, 9 2 18 यानी कि 1/2 हो गया। फिर मैंने कहा बच्चों b1 अपॉन b2, इसका क्या मतलब हुआ मैम, b1 3 है, ये 6 है, यानी कि 3 1 3, 3 2 6, 1/2, ठीक है। फिर मैंने कहा बच्चों c1 अपॉन में c2 कितना हो गया 12/24, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि बच्चों 1/2 हो गया। क्या दिखाई दिया तुम लोगों को, बताओ क्या दिखाई दिया कि मैम ये तीनों रेशो क्या है, बराबर है, तीनों अनुपात बच्चों तुम्हारे क्या है, बराबर है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ ना, मैंने कहा a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2 है, यानी कि ये सभी बच्चों 1/2 के बराबर है। और जब ये कंडीशन आती कौन सी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, जब बच्चों ये कंडीशन आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी रेखा है भाई, कैसी रेखा है, समपाती है, समपाती रेखा है। और तुम्हें सिखा रखा है भाई समपाती रेखाओं का मतलब संगत ठीक है। कौन सी समीकरण, संगत समीकरण, ठीक। तो ये चीज अपनी क्लियर रखनी है कि भैया अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 आ रहा है तो हमें उसको क्या बोलना है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें क्या बोलना है ना, और अगर समांतर आ गई तो क्या बोलेंगे, ठीक है। चलो अब यहां करो, ये तुमसे पूछेगा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे पूछेगा बच्चों संगत है या असंगत है। अभी तक क्या पूछ रहा था कि समांतर है, प्रतिच्छेदी है ना, समपाती है, ये क्वेश्चन पूछा था। अब पूछ रहा है कि संगत है या असंगत है, ठीक है। सेम चीजें करनी है, सेम चीजें जितना अभी तक करवाया है सब कुछ वही करना है। देखो तो यहां से बच्चों में कहूं, अगर हम तुलना कर रहे हैं, माइंड में तुलना करो जरा, अपने दिमाग में तुलना करो, इसकी तुलना करी तो a1 आया बच्चों 3, b1 आया बच्चा 2, c1 आया बच्चा 5, ठीक है। यहां देखो a2 2, b2 -3, c2 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, ठीक है, ये कर दो। अब मैंने कहा कि तुलना तो हो गई, अब रेशो भी निकालो। रेशियो का मतलब a1/a2 निकालो ना, a1/a2 कितना हो गया 3/2 है ना। मैंने कहा b1/b2 भी निकाल दो भाई, कितना हुआ b1/b2 2/-3, 2/-3, और मैंने कहा बच्चों c1/c2 भी निकाल दो, तो कितना हो गया भाई 5/7, ठीक है। अब रेशियो देखो, तुमने कहा मैम a1 अपॉन में a2 बराबर है क्या, मैंने कहा नहीं, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। कैसे, देखो ये लिखा है 3/2 और ये लिखा है माइनस का 2/3, भाई ये दोनों बराबर कहाँ से हुए, और जब बच्चों ये बराबर नहीं हुए, इसका मतलब बच्चों ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई तुम्हारी प्रतिच्छेदी की, और प्रतिच्छेदी का मतलब एक हल, प्रतिच्छेदी का मतलब एक हल, और अगर बच्चों ये एक हल है,
इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। खत्म। एक हल है ना, हल तो है ना, आंसर तो आ रहा है ना, तो जब आंसर आ रहा है मतलब ये क्या है, संगत है। ठीक है, नहीं आएगा तो असंगत हो जाएगी। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम कंपैरिजन करा, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर बेटा 8। ठीक है, वैसे इधर लाके -8 लिख सकते हो बट चलो कोई नहीं। फिर यहाँ देखो a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 9 हो गया। ठीक है, हो गया c2। अब रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना a1/a2 का रेशो निकलेगा, b1/b2 का निकलेगा, c1/c2 का ही निकलेगा। ये नहीं कि तुम a1/b1 कर रहे हो, a2/b2 कर रहे हो, ऐसा मत कर देना, है ना, इतना चमत्कार भी नहीं करना है। ठीक है, चलो तो कितना आ जाएगा, 2/4 आएगा। ठीक, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बन गया 1/2। आगे देखो, आगे देखो कितना आया, b1/b2 यानी कि -3/-6, -3/-6 मतलब माइनस माइनस कटिंग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि बच्चों कितना हो गया 1/2 हो गया। फिर c1/c2 निकालो, c1/c2 निकालो, कितना हो गया 8/9 हो गया, 8/9 हो गया। अब क्या करना है आगे, आगे क्या करना है, आगे ही तो मेन काम है, रेशो निकालो फटाफट से। a1/a2 कितना हो गया 1/2। अच्छा रेशो तो निकाल लिए। अब देखो बच्चों क्या कंडीशन हो रही है, मैंने कहा कि बेटा 1/2 बराबर 1/2 है, बट ये 8/9 के बराबर नहीं है। देखो 1/2 है, 1/2 है या 8/9 है, तो यहाँ पे हमने क्या रियलाइज हुआ कि अगर हम यहाँ पे लिखे कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, भाई ये कौन सी कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, तो ये तुम्हारी कंडीशन होती है किसकी संपाती की, अरे समांतर रेखाओं की। किसकी कंडीशन होती है, समांतर रेखाएं। और तुमको बताया है कि जो समांतर रेखाएं होती है वो कभी नहीं मिलती, कहीं मिलती होंगी, है ना, कहीं तो मिलती होंगी, क्या पता, लेकिन नहीं मिलती भाई। ठीक है, तो समांतर रेखाएं हैं, ये नहीं मिलेंगी, मतलब इनका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा भाई, कोई हल नहीं होगा इनका, कोई हल नहीं। और अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी बच्चों, असंगत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असंगत। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है भाई, हर एक चीज यहाँ पे लिखनी है, सारी चीजें लिख दोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब ये कंडीशन कौन सी बनी, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर इज नॉट इक्वल टू c1/c2, समांतर की कंडीशन हो गई। और ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, ये प्रतिच्छेदी की कंडीशन है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, हमने कंडीशन यहाँ पे पढ़ी थी ये वाली, ये कौन सी कंडीशन है, ये तुम्हारी बेटा संपाती की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, संपाती की। तो तीनों कंडीशन को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, मैं इतना बता देती हूँ तुमको। ठीक है, चलो तो बच्चों चलो देखो इसको देखते हैं कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। सुनो ध्यान से, एक आयताकार है, पहले आयताकार बाग बना देते हैं, है ना, फूल पत्ती लगाएंगे हम उसमें बहुत, ये देखो आयताकार बाग हो गया। ठीक है, ठीक, ये है। अब तुमसे कहा बच्चों, मान लीजिए अगर ये लंबाई है, इसकी ये लंबाई है और ये इसकी बच्चों क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, है ना, लंबाई चौड़ाई पता है ना सबको। तो अगर ये बात कर रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब पहले हमें चौड़ाई पता होगी तभी हम लंबाई तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो पहली चीज तो बच्चों मैं यहां से लिख देती हूं कि मैंने कहा माना 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 क्या माना कि आयताकार बाग, है ना, बाग की चौड़ाई क्या मान ली मैंने, x मान लो यार, x मानने में क्या दिक्कत है ना। ठीक, और फिर हम बात करें बेटा लंबाई की, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 4 ज्यादा है, अगर ये x है तो x में 4 ज्यादा कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 ज्यादा कितनी हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी, ये बन गई x + 4, 4 मतलब। ठीक है, अब कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी कि 36 मीटर अर्ध परिमाप। भाई अर्ध परिमाप दिया है बच्चों, क्या दिया है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा ना,
ठीक है, तो पूरा कितना होता है भाई, अब तुम्हें पूरा पता है भाई कि आयत का परिमाप है ना, आयताकार बाग का परिमाप कितना होगा भाई, आयताकार बाग का परिमाप, तो तुम लोग कहोगे कि ये तो होता है मैम 2 ओहो लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है ना, लंबाई धन चौड़ाई होता है ना, ठीक है। तो हमें तो अर्ध परिमाप दिया है ना, मतलब अगर मुझे इसका अर्ध परिमाप निकालना है बच्चों, अर्ध परिमाप अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि खाली क्या हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा, यही हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। और हमसे कहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बच्चों हमसे कहा है कि जो इसका अर्ध परिमाप है वो कितना दे दिया बच्चों, 36 मीटर दे दिया, कितना मीटर दे दिया, 36, ठीक है। आगे की कहानी इधर लिख देती हूँ, ठीक है। तो अर्ध परिमाप अगर 36 है और अर्ध परिमाप आया कितना, लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि बच्चों अरे यार क्या हो जाता है इसे, लंबाई धन चौड़ाई अगर हो जाए किसके बराबर, 36 के बराबर, भाई लंबाई कितनी है x + 4 है, चौड़ाई कितनी है x है, बराबर कितना हो गया, 36 हो गया, x और x कितना हो गया बच्चों, 2x हो गया, ठीक है। इस 36 के साथ 4 को भेज दो भाई, माइनस का 4 हो गया, यानी कि 32 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 32/2 यानी कि 16, x बराबर कितना हो गया बच्चों, 16 मीटर लिख देते हैं, है ना। 36 में से ये 4 कहाँ से है भाई, यही था ना, x + 4 लिखा है ना भाई, अधिक है ना, अधिक मतलब ज्यादा है, ज्यादा है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है भाई। मान लो तुम्हारी लंबाई तुमने मानी कि मैम चौड़ाई मैंने मान ली 10, मैंने कहा 4 अधिक है लंबाई, तो तुम क्या बोलोगे मैम 14 हो गया, 14 हो गया। यहाँ भी सेम हुई है कि भाई हमने चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई x + 4 हो गया, खत्म। ये 4 उधर फेंक दिया, माइनस का 4 हो गया, 32 बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 32 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 16 आ गया। यानी कि बच्चों अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, अगर बच्चों मैं चौड़ाई की बात करूं तो कितना आ गया, x यानी कि 16, और अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई कितना आ गया बच्चा, x + 4 बराबर 16 + 4 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, खत्म कहानी। इजी सा ही क्वेश्चन था ये तो, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस चला गया तुम्हारा। चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लो भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि समीकरण तुमको दिए बेटा x - y + 1 = 0, और दूसरा दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। सबसे पहले ग्राफ खींच लो, फिर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो एक बात बताओ, जो मैंने तुमको स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन बताया था उसमें भी एक त्रिभुज बन रहा था, सेम यहाँ भी यही है, इसमें भी बच्चों क्या बनने वाला है, एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। त्रिभुज बनने के बाद क्या करना है, उसके x अक्ष से, है ना, जो x अक्ष मतलब ये वाली लाइन है, इससे जो भी तुम्हारा क्या बन रहा होगा, ट्रायंगल बन रहा होगा, उसके क्या लेने, शीर्ष बिंदु लेने, क्या लेना है, शीर्ष बिंदु ले लिए, शीर्ष बिंदु, ठीक है। और शीर्ष बिंदु लेने के बाद इसको क्या करना है बच्चों, ऐसे छायांकित करना है, खत्म कहानी। तो मैं इसको नहीं बता रही क्योंकि सेम टू सेम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसीलिए बच्चों मैंने पहले ही तुमको वो सारा क्लियर कर दिया था कि भाई वो वहां पे देख लो कैसे होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है तुम्हारे जादू के पिटारे में। चलो भाई, अब तुम्हारी प्रतिस्थापन विधि पे अगर हम बात करते हैं कि भाई प्रतिस्थापन विधि क्या हुई, है ना। चलो देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन करके हम समझा देते हैं। हमने कहा बच्चों कि x + y = 2 है पहली समीकरण, इसको मान लो पहली समीकरण, ठीक है। और एक समीकरण मैंने दूसरी दे दी, मैंने कहा 2x + 3y = 4 है, ये बच्चों तुम्हारी दूसरी समीकरण, ठीक है। इसको देखो, ये समझो, उसके बाद तुम्हें प्रतिस्थापन का मतलब अपने आप पता चल जाएगा धीरे धीरे, बस सीखने की जरूरत है, जो तुम सीखते नहीं हो, है ना, गप्पे लगाते हो हर टाइम। चलो, तो मैंने बच्चों क्या किया, मैंने समीकरण 1 से
y का मान लिया, क्या किया मैंने बच्चों, समीकरण 1 से बच्चों मैंने y का मान लिया, ठीक है। किससे मान लिया, समीकरण 1 से। क्या मान लिया मैम, y का। तो देखो भाई यहाँ पे लिखा है बच्चों x प्लस वाई बराबर 2, मुझे y का मान चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ y चाहिए, x से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं क्या करूँगी, x को यहाँ फेंक दूंगी, मैंने माइनस x कर दिया। इसको बना लो समीकरण नंबर 3। क्या बनाई, समीकरण नंबर 3। अब इस y का क्या करेंगे, इस y का क्या करेंगे, मैंने कहा कि जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 का मान, कौन बची समीकरण, कौन सी समीकरण बच गई, 2 बच गई। मैंने कहा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो तुमने देखा बच्चों कहां पे है भाई y, ये रहा। तो पहले ये तो लिख दो, पहले ये तो लिख दो भाई, क्या लिखना था, 2x प्लस 3 y कितना आ गया, y ये रहा, y ये रहा, 2 माइनस एक्स 3y बराबर 4। मैंने क्या किया, मैंने y के स्थान पर 2 माइनस एक्स रख दिया। तो हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, हुआ बच्चों ये कि जब मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, यानी कि जो ये समीकरण है मैंने लिखी थी, ये x प्लस वाई यानी कि 2 चर में थी। कितने चर में थी, 2 चर में। दूसरी वाली भी चेक कर लो, वो भी 2 चर में थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने समीकरण 1 को क्या करा, मैंने यहां से y का मान निकाला और मैंने ये कहा कि मैं इस मान को उठा के कहां रख रही हूँ, समीकरण 2 में रख रही हूँ। अब देखो क्या हुआ, इसको मैं इंटू करती हूँ। मैंने कहा 2x प्लस 3 दूनी 6 हो गया, प्लस माइनस का माइनस, 3x बराबर 4। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस चीज को, क्या हुआ भाई, जादू हो गया, जादू। यहां से इस पूरी समीकरण से y गायब हो गया। यानी कि मुद्दा ये है कि हमें y को गायब ही करना था, ठीक है, y को क्या करना था, गायब करना था। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिस्थापन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि भाई 2 लोग काम पे लगे हुए थे, ठीक है, 2 लोग काम पे लगे हुए थे, लेकिन ये बहुत अच्छा था, इसने कहा मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, सैलरी लेते हुए टाइम पे आना, है ना। तो ये पूरा काम बच्चों, इस y का सारा काम कौन कर रहा है, x कर रहा है कि भैया तुम अभी रेस्ट कर लो, मैं कर लेता हूँ तुम्हारा काम भी, और उसके बाद जब सैलरी मिलेगी तो साथ में आ जाएंगे। यहाँ पे यही चीज हुई है, ठीक है। तो आप देखो कितना हुआ, 2 में से 3 गया, माइनस का x हो गया, ये 4 इधर था, इस 6 को इधर फेंक दिया बच्चों, माइनस का 6 हो गया, माइनस का x बराबर 6 में से 4 गया बच्चा माइनस का 2, माइनस माइनस कट हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, ठीक, ये हो गया x बराबर 2। लेकिन अब y भी तो चाहिए भाई, y को भी तो सैलरी चाहिए, x लेगा, y को भी तो चाहिए, घर कैसे चलाएगा वो। तो तुमने कहा कि मैम y बराबर 2 माइनस एक्स है, इसमें मैम x का मान रख दो, y बराबर 2 माइनस 2, y बराबर 0। सो बैड, सो बैड, कितना बुरा हुआ ना इसके साथ बच्चों। x को तो मिल गया अपना, y को बेचारे को क्या मिला, 0। क्यों मिला, अरे काम ही नहीं किया था ना उसने, काम तो किसी और ने किया उसके हिस्से का, है ना। तो इसने इसका क्या बना दिया, पागल बना दिया, है ना। बहुत छुट्टी करा था, बहुत छुट्टी करा तूने, 0, है ना। चलो भाई कोइंसिडेंट बच्चों 0 आ गया, जरूर नहीं कि हर क्वेश्चन में 0 आए, है ना। ये गलतफहमी मत पाल लेना कि मैम ने कहा था कि y तो सैलरी लेके नहीं जाएगा क्योंकि उसने कुछ काम ही नहीं किया था, ऐसा नहीं है। गलती से कुछ क्वेश्चन बन गया होगा मेरा ऐसा, है ना, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करना है। यानी कि बच्चों हमें क्या करना है, एक चर से दूसरे चर को टाटा बाय बाय हटवाना है कि भैया हट जाओ, थोड़े टाइम के लिए हट जाओ, हम ही काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ही तो काम है ना। ये चीज आपको करनी है बच्चों प्रतिस्थापन विधि में, ठीक। चलो आ जाओ, ये कह रहा है बच्चों इसको सॉल्व करो भाई प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, बहुत सिंपल है, बट ये थोड़ा टेढ़ा खीर है। क्या है बच्चों, टेढ़ी खीर। अब इसको पहले सीधी खीर करते हैं, है ना, टेढ़ी खीर से तो काम चलेगा ही नहीं। तो हमने कहा बच्चों कि मैं इसका एलसीएम ले लाऊं, तो हमने कहा 3 दूनी 6 हो गया। फिर बच्चों इसकी इंटू इधर कर दी, कितना हो गया बच्चों, 2s हो गया। इसकी इंटू इधर कर दी बच्चों, कितना हो गया, 3t हो गया, बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब
2s प्लस 3t बराबर, इसकी इंटू इधर कर दो मैम, 6 जगह 36। तो बच्चों अगर मैं इसको पहली समीकरण मान लूं, ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। अब मैंने कहा समीकरण 1 से, भाई समीकरण 1 से करते क्योंकि छोटी सी दिख रही है ना, मजा आ रहा देख के। तो s माइनस टी बराबर कितना है बच्चों 3, s बराबर 3 प्लस टी कर दिया मैंने, ले ये कर दिया मैंने, समीकरण नंबर 3 बना दी। कितनी बना दी? समीकरण नंबर 3। s का मान मैंने t के टर्म में निकाल दिया, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि जो x s का मान है, किसका मान है? s का मान किसके पदों में है? t के पदों में है। बस सिंपल सी बात, यानी कि s का काम अब कौन करने वाला है बच्चों? t काम करने वाला है। s का काम कौन करने वाला है? t। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 में रख दो भाई, समीकरण 3 का मान 2 में रख दो, कितना बनेगा भाई? देखो भाई 2s का मान 3 प्लस 3, सॉरी 3 प्लस टी, है ना, प्लस बच्चों 3t और बराबर बच्चों 30, यानी कि 36 हो गया। अब इसको जरा खोल दो भाई, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 3t बराबर 36, 3 और 2 बच्चों 5t बराबर 36। भाई इसको उधर फेंक दो बच्चों, माइनस का 6 आ जाएगा, 5t बराबर 30 हो गया, 36 में 6 गया, t बराबर 30/5, भाई 5 6 का 30, यानी कि बच्चों t का मान तो 6 आ गया। कितना आ गया? t का मान 6 आ गया। t का मान कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। और t का मान 6 है तो इसका मतलब मैम s का मान भी निकल आएगा। मैंने कहा s बराबर कितना है? 3 प्लस t है, तो s बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6, यानी कि s बराबर हो जाएगा 9। आंसर, बस यही तुम्हारा आंसर हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। यानी कि मैंने करना क्या है बच्चों प्रतिस्थापन विधि में कि भैया एक चर के जगह पे दूसरे चर का ही इस्तेमाल करना है। मतलब सिंपल सी बात यह है, हमें दोनों चरों का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण बना देना है। सिंपल सी बात है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक चर वाले में कन्वर्ट कर दो और उसका आंसर निकाल दो। क्यों? क्योंकि एक चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों आसान होते हैं सॉल्व करना, जबकि बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करना आसान नहीं है। मतलब उसके लिए विधियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें से एक विधि ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे बढ़ते हैं। चलो अब जरा इसको करते हैं, थोड़ा सा रूट का है सिस्टम, तो सबका रूट हिल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। रूट नहीं हिलनी चाहिए भाई, है ना, कुछ भी हो जाए बच्चों रूट नहीं हिलनी चाहिए जिंदगी में, रूट बनी हुई रहनी चाहिए, क्योंकि रूट से ही मजबूती मिलती है। अब रूट ही जड़ सड़ गई या रूट ही गल गई तो फिर बेचारा पेड़ भी क्या ही कर लेगा, है ना। तो यहाँ भी ऐसे समझ लो कुछ कि रूट वाले क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान दो, ये पहले समीकरण दूसरे समीकरण, मैंने क्या करा बच्चे दूसरे समीकरण से ही काम तमाम कर रही हूँ। मैंने कहा एक काम करते हैं कि यहाँ से √3x बराबर का बच्चों माइनस का सॉरी प्लस का, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये बन गया, यानी कि ये निकाल दिया। क्या किया? कुछ भी नहीं था, इसको इधर फेंक दिया, ठीक है, और √3 को इसके नीचे डाल दिया, खत्म कहानी। अब क्या? समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है? कहाँ रखना है मैम? एक में रख दो। एक में रखने पर तो भाई कहाँ दिखेगा तुमको? कहाँ दिखेगा मैम? √2 है मैम, ये √8 है, अपॉन में मैम √3 है, साथ में मैम y लेके घूम रहे हैं, प्लस का मैम √3y हो जाएगा और बराबर का मैम 0 हो गया। मैंने कहा बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, होशियार हो गए तुम सबके सब। अब इंटू करवा लेते हैं यार, सीधा सीधा इंटू ही कर लेते हैं ना, कुछ
देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा बच्चों, यानी कि रूट के अंदर 16 हो जाएगा, अपॉन में √3, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का √3y बराबर 0। ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये किसका होता है बेटा, 4 का होता है, तो 4/√3y प्लस √3y बराबर 0। एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, बहुत झमेला है, बहुत झमेला है, बहुत झमेला। ये हो जाएगा 4y 1√3, यानी कि बच्चों ये हो गया 3y बराबर हो जाएगा बच्चों 0। ओ 0 हो जाएगा, इसको उधर फेंक दो, इसको उधर फेंक दो, 4y प्लस 3y बराबर का 0, 4 और 3 हो जाएगा बच्चों 7y बराबर 0, यानी कि y बराबर तो 0 आ गया बच्चों। देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है। मुझे पता है एलसीएम में तुम्हें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। √3 एलसीएम आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, 4 के साथ इंटू 1 4 जा 4, इससे इसको डिवाइड करोगे बेटा √3 आएगा, और √3 के इंटू √3 इंटू √3 3 होता है, y बराबर 0। इसको इधर लेके जाओ, इसके साथ इंटू में जाएगा 0 दे देगा, 4 और 3 7 होता है बराबर 0, y बराबर 0 हो गया। अब यही मान कहाँ रखना है, कहाँ रखना है भाई, एक में रख, किस में रख दो, 3 में रख दो, है ना। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है बच्चों, x बराबर √a अपॉन में √3 इंटू में y, भाई y तो कितना है बच्चों 0 है ना, ये भी क्या आ जाएगा भाई, ये भी क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर भी 0, खत्म कहानी। यही है पूरी कहानी भाई, यही है पूरी कहानी, या यही है तुम्हारा बच्चों प्रतिस्थापन विधि। बस यही करना है भाई, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, और इसको हमें एक चर वाली रैखिक समीकरण बनाना है, बात खत्म, और कुछ भी नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा सा है, कह रहा है कि इसको हल कीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको हल करो, और फिर कह रहा है कि m का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बच्चों, m का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, m का मान। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, मैंने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 11 पहली समीकरण, फिर मैंने लिख दिया 2x माइनस 4y बराबर बच्चों -24 दूसरी समीकरण। यहां से बच्चों x का मान निकाल लेते हैं, इस वाले से ही x का मान निकाल लेते हैं। मैंने कहा 2x बराबर -24, इसको उधर फेंक दो, प्लस का 4y, x का मान चाहिए ना, x का मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -24 प्लस का बच्चों 4y बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 2। अब क्या, अब क्या, 2 के बाद क्या करना है, एक काम करो बच्चों, डिवाइड हो रहा है, देखो डिवाइड हो रहा है, देखो -24 बटे 2 अलग अलग बांट दो ना, अलग अलग बांट दो, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 12। ठीक है, तो यानी कि x बराबर बच्चों -12 प्लस का 2y, ये बन गई तुम्हारी समीकरण नंबर 3। क्या बन गई, समीकरण नंबर 3। अब आगे क्या, आगे क्या बोलो भाई, आगे क्या, समीकरण 3 का मान उठा के 1 में रख दो भाई, क्योंकि 2 का इस्तेमाल हो गया है, 2 का इस्तेमाल हो गया बेटे, 2 का इस्तेमाल कर दिया, अब 3 का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करो, 3 का। तो मैंने कहा कि समीकरण 3 का मान 1 में रख दो भाई, जो बच गया उसमें रखना है, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, ये रही, क्या है भाई, 2x प्लस 3y बराबर 11, x का मान रखना है। ठीक है, x का, तो देखो 2, x का मान -12 प्लस 2y, -12 प्लस 2y प्लस बच्चों 3y बराबर का 11, पूरी चीज उठा के लिख दी। आगे क्या, इंटू करा दो, 12 दूनी माइनस का 24 हो जाएगा, 2 दूनी प्लस का 4y हो जाएगा, 3y बराबर 11, 4 और 3 बच्चों 7y बराबर 11, ये उधर फेंक दो तो प्लस का 24 बनेगा, और प्लस का 24 के साथ 11 ऐड करोगे कितना होगा 35, और y बराबर हो जाएगा बेटा 35/7, यानी कि 7 पंजे 35, y बराबर तुम्हारा निकल आएगा 5। y बराबर कितना निकल आएगा बच्चों, y बराबर कितना निकल आएगा, y बराबर कितना निकल आया, 5 निकल आया। तो 5 तो y निकल आया, लेकिन हमें को x भी चाहिए भाई, तो
तो x बराबर कितना है बच्चों, माइनस का 12 प्लस का 4y है ना, नहीं मैम 2y है, 2y है, 2 लिख देते हैं, 2y है। y बराबर 5 रख दो, माइनस का 12 प्लस 2 गुणे 5 कितना हो गया, x बराबर माइनस 12 प्लस 5 दूनी 10, भाई x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों, आंसर खत्म कहानी। x बराबर माइनस का 2 आ गया और y बराबर बच्चों 5 आ गया। लेकिन क्वेश्चन अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन बाकी ये है, ये कह रहा है कि m का मान याद करो। किसका मान याद करो, m का। कब याद करो, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है, y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है, समीकरण है। क्या है बच्चों, समीकरण है, ठीक है, समीकरण है। तो चलो करते हैं, हमसे कहा गया है कि y बराबर mx प्लस क्या है 3 है, ये दिया हुआ है। भाई x का मान कितना है बच्चों, माइनस को 2, y का मान कितना है बच्चों 5, लिख दो, y का मान 5 है, m x का मान बच्चों माइनस का 2 है और प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का बच्चों 3, 3 को इधर फेंक दो 5 के साथ, 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, 5 में से 3 गया बच्चों 2, 2 बराबर माइनस का 2m, ठीक है। तो 2 बट्टे माइनस का 2 बराबर m, ठीक, यानी कि 2 से 2 कट गया तो m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यही तुम्हारा इसका बच्चों क्या है, फाइनल आंसर है कि m बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया है, ठीक है। m बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक। तो यहां से बच्चों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे बाहर के आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें, चले, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आता भी है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। कह रहे हैं उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई पहला पॉइंट क्या है बच्चों, पहले तो हमें क्या मानना पड़ेगा, पहले तो बच्चों में क्या मानना पड़ेगा, दो संख्याएं मान लो। मैंने कहा पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या तुमने कहा मैम y मान लीजिए, ठीक है। कहा है दोनों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दे दिया बच्चों, 26 दे दिया। मैं यहाँ पे एक पहली मान के चल रही हूँ बेटा, मैंने कहा x इज ग्रेटर देन y, कि x y से बड़ा है, ठीक है। कंडीशन मैंने ये मान ली कि भैया किसी भी हाल में x बड़ा है y से, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26। एक इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन बन गई। मैंने मान के ये चल लिया कि भाई x बड़ी है, मैं ये नहीं मान रही कि y बड़ी है x बड़ी है, बार बार कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले क्लियर कर दिया कि भैया x बड़ी है तो बड़ी है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही माइनस होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। आगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि बच्चों अगर हम बात करें प्रश्नानुसार, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो भाई एक बात बताओ, जो हमारी बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या ही तो होगी क्या 3 गुनी किसकी, छोटी संख्या की, छोटी संख्या की। अरे इसको मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, पहली संख्या है ना, पहली संख्या लिखते हैं। जो पहली संख्या है बच्चों वो क्या है, 3 गुनी है दूसरी संख्या की, सिंपल सी बात है, लिखा है 3 गुनी मतलब 3 से गुणा करनी है, सिंपल सी बात। तो पहली संख्या कितनी है, x है, दूसरी संख्या कितनी है, y है, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 3y हो गया, समीकरण 2 बन गई। अब यहाँ पे आपको कोई मेहनत नहीं करनी है बच्चों, कोई मेहनत वाला काम ही नहीं है, क्योंकि x का मान ऑलरेडी निकाल के दे दिया कि भैया x बराबर 3y है। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई कि समीकरण 2 का मान 3 में रख दो। भाई समीकरण 2 का मान किस में रख दो, समीकरण 2 का मान किस में रख दो बच्चों, 3 क्यों कह रही हूँ, 1 में रखने पर, तो भैया जब मैंने इसको 1 में रखा तो क्या मिला, x की जगह कितना लिखना है, पहले लिख ही देती हूँ, x माइनस वाई बराबर 26 हो गया। x की जगह लिखना है 3y माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26, 3 में से 1 गया बच्चों 2y बराबर 26, और y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 26 बटे 2 यानी कि 2 13, y बराबर कितना आ गया बच्चों 13 आ गया, y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। तो y बराबर अगर 13 आ गया तो x का मान निकल आएगा। कैसे मैम, x बराबर 3y है,
यानी कि x बराबर 3 इंटू 13, x बराबर 39। ठीक है, तो इसका मतलब पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। अब दोनों को माइनस करो तो 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26 आया कि नहीं आया? अंतर 26 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बताओ, आ रहा था ना। और ये इसकी 3 गुनी है कि नहीं है? इंटू करो, 13 तिया 39 होता है, आ गया, मतलब सेटिस्फैक्ट, दोनों आंसर सही है। डन। तो ये करना है बच्चों, यहाँ पे पहले आपने देखना है कि दो संख्याओं का अंतर आपको दिया है 26, यानी कि आपको दो संख्याएं तो माननी है डेफिनेटली, फिर दोनों का माइनस निकालना है, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या कर दोगे? 26 कर दो, कि बोला है उसने अंतर निकालो। फिर कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, जो बड़ी संख्या होगी वही छोटी के 3 गुनी होगी, बस मैंने वही लिखा, सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहे हैं कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले तो तुम्हें संपूर्ण कोणों के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो हल करते हैं। भाई संपूर्ण कोण, बच्चों मैंने कहा कि माना बड़ा कोण x है और छुटका वाला कोण क्या है तुम्हारा? छुटका कोण क्या है बच्चों? y है। दो कोण मानने थे, एक माने x मान लिया, एक माने y मान लिया। तुम्हारी इच्छा, तुम p q r s t u v w x y z कुछ भी मानना चाहते हो बच्चों, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है संपूर्ण कोण क्या होता है बच्चों? जिसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है भाई? सम कितना होता है? दोनों दो कोणों का योग 180 अगर हो जाए, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। पहला समीकरण समझो। मान लीजिए एक लाइन है, ये एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, ये दोनों आपस में संपूर्ण कोण है। क्यों? क्योंकि बेटा इन दोनों का सम बच्चों कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये एक सरल रेखा है तो, अगर ये आपकी एक सरल रेखा है, यहाँ पे दो कोण ऐसे बन रहे हैं जिनका योग 180 हो रहा है, उसी को हम संपूर्ण कोण बोलते हैं। बात खत्म, बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने। अब कह रहा है बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। अब करते हैं हम प्रश्नानुसार बात। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहा है? जो बड़का कोण है, यानी कि बड़ा कोण है वो क्या है? छोटे कोण से 18 अधिक, प्लस 18 कर दो, है ना। यानी कि मान लो कि अगर एक कोण है तुम्हारा 10, छुटका कोण अगर तुम्हारा 10 है, तो बड़का कोण उसमें 18 है, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 18 28 हो जाएगा। यानी कि बड़ा कोण 18 28 हो गया, और छोटा कोण कितना हो गया? 10। आपसे कहा कि छोटा कोण 10 है और बड़का कोण जो है उसमें 18 ज्यादा है, इसमें 18 ज्यादा है, मतलब दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा? 28। खत्म कहानी। कितना बनेगा बच्चों? 28 बनेगा। दैट इज, यही चीज है। तो अगर मैं बात करूं बड़े कोण की, ठीक है, अगर बच्चों मैं बात करूं बड़े कोण की, तो वो कितना है? बड़ा कोण कितना है तुम्हारा? x है, ठीक है। छोटा कोण कितना है बच्चों? y है, प्लस का कितना हो जाएगा? 18। y को इधर ले आओ, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 18। समीकरण नंबर 2 क्या बन गई? समीकरण नंबर 2। एक ये बन गई, एक ये बन गई, दो इक्वेशन चाहिए होती है, दो ही इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या करोगे मोहतरमाओ, आगे क्या करोगे? ठीक है, x से यहां से हम क्या करेंगे बच्चों? मैंने कहा कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। चलो एक काम करते हैं, समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 से ज्यादा इजी रहेगा। समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 18। x बराबर कितना हो गया बेटा? 18 प्लस का y, है ना, इसको इधर फेंक दिया तो ये हो गया, ये बना दो 3। क्या बना दो? 3 बना दो। ठीक, अब आगे मैंने कहा समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होएगा?
क्या होगा बच्चों, समीकरण ये कहाँ है, ये रही। तो x का मान रख दो, कितना हो गया भाई, x प्लस वाई बराबर 180। 180 समझ गया ना कहाँ से आया, दोनों का सम ही 180 होना चाहिए, तभी संपूर्ण कोण बोला जाएगा। x का मान कितना है बच्चों, 18 प्लस वाई प्लस का y बराबर 180 डिग्री। भाई y y 2y, इस 18 को उधर फेंक दो। कुछ बच्चे इतने होशियार होंगे, वो 18 में से 18 को माइनस करेंगे और कहेंगे मैम 100 आंसर आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162 है ना, यही हुआ। डन। अब y बराबर कितना हो गया, 162 अपॉन में 2, यानी कि बच्चों 2 8 16, 2 एकम 2, 81 हो गया। कितना हो गया भाई, 81 डिग्री। यानी कि हमारा छुटका वाला मिल गया भाई, कितना छुटका कोण मिल गया, कितना 81 डिग्री। लेकिन बड़का भी तो चाहिए, चलो रख देते हैं। मैंने कहा कहाँ है भाई, x बराबर 18 प्लस y है, यानी कि बच्चों x बराबर 18 प्लस y कितना आया, 81 आया, यानी कि x बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये हो गया। अब जरा दोनों को ऐड करो तो 81 और 99 को जरा ऐड करो, 10 10 और 1 18 हो गया, यानी कि बिल्कुल सही आंसर किया हम लोग। ये छुटका कौन हो गया, ये बड़का हो गया, ये छुटकू ये बड़कू, बात खत्म। बस यही करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट तो आपका यही है कि संपूर्ण कोण आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तो समीकरण ही नहीं बनेगी, ये पता नहीं होगा तो समीकरण नहीं बनेगी। ये तो फिर भी तुम पता कर ही लोगे कि जो बड़का कोण है वो छुटका कोण से 18 ज्यादा है, ये तो तुम फिर भी कर लोगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे आ जाओ। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में क्या है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, आपको दो भाड़ा निकालना है, एक नियत भाड़ा है, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा है। मतलब ऐसे समझ लो बच्चों कि मुझे यहां से यहां तक जाना है, तो यहां से यहां तक फिक्स है 50 रुपए। और इसमें बच्चों प्रति किलोमीटर भाड़ा भी है कि मान लो यहां से लेके यहां तक 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए है, फिक्स है। तो ये आपको दोनों को बच्चे क्या करना है, अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो हम यहां पे सबसे पहले मानते हैं, माना नियत भाड़ा कितना हो गया x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बच्चों मैंने मान लिया y। ठीक है, x रुपए मान लेते हैं, y रुपए मान लेते हैं। ठीक है, दो चीजें बच्चों हम लोग को पता होनी चाहिए, एक भाड़े का प्राइस पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए दूसरा, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे कह रही हूँ प्रश्नानुसार बात करते हैं। प्रश्नानुसार मैं क्या बोल रही हूँ, प्रश्नानुसार बच्चों मैंने क्या बोला कि हम अगर 10 किलोमीटर के लिए चल रहे हैं ना बच्चों, ठीक है, अगर हम 10 किलोमीटर में चल रहे हैं तो हमें 105 रुपए देना पड़ रहा है। कितना रुपए देना पड़ रहा है, 105। तो अगर हम 10 किलोमीटर में चल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें आपका जो है वो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा है प्लस बच्चों प्रति किलोमीटर भाड़ा है, ठीक है। नियत भाड़ा में प्रति किलोमीटर भाड़ा जोड़ोगे तो 105 आएगा। तो नियत भाड़ा कितना है बच्चों, x है। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है बच्चों, y है। लेकिन कितना किलोमीटर चला भाई, 10 चला, 10, तो यानी कि 10y हो जाएगा। और कितना मिला पैसा, 105 रुपए। समीकरण नंबर 1 बन गई, समीकरण नंबर बच्चों 1 बन गई। ठीक है, क्या बोला मैंने कि भाई नियत भाड़ा अगर x है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कह रहा है कि भैया इस नियत भाड़ा मतलब जो नियत भाड़ा दे रहा है
क्या लाइन उल्टी बोल दी मैंने? हाँ, मतलब नियत भाड़ा में हम प्रति किलोमीटर भाड़ा भी देंगे, सिंपल सी बात ये। तो कॉन्सेप्ट ये है कि नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ के हम लोग पैसा दे रहे हैं, दोनों को जोड़ को हम पैसा दे रहे हैं 105 रुपए। सेम यहाँ भी है, सेम इसके लिए भी 15 किलोमीटर भी गया होगा कोई इंसान, तो अगर हम इसमें नियत भाड़ा x दे रहे हैं और 15 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि बच्चों 15 गुणे y हो जाएगा, और टोटल पैसा कितना दे रहा है बच्चों? 155 रुपए। कितना दे रहा है बच्चों? 155 रुपए। नियत भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा और दोनों को मिलकर दे दिया 155 रुपए। भाई 15y क्यों लिख रही हूं मैं? 15y क्यों लिख रही हूं मैं? क्योंकि भाई 15y इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15y हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, 1 किलोमीटर तुम्हें पता है 15 का भी मिल जाएगा। ठीक, समीकरण 2 बन गई। अब यहां से क्या करेंगे हम? x का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? x का। ठीक है, मैंने कहा समीकरण 1 से x का मान निकालो। समीकरण 1 कह रहा x बराबर 105 और y को इधर फेंक दो माइनस का 10y। ये बन गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हुआ बच्चों? ध्यान से देखो, 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं, अरे 2 में रखेंगे बच्चों, 2 में सॉरी, 2 में क्यों रखना है? क्योंकि 1 से तो लिया, अब 1 से लेंगे तो वहीं रखेंगे तो क्या ही मिलेगा, है ना? तो 2 में रखेंगे भाई। किस में रखेंगे बच्चों? 2 में। तो 2 का है ये रही, x कितना आया? 105 माइनस का 10y, ठीक है, प्लस का बच्चों 15y और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 155। बस सॉल्व कर दो, 15 में से 10 गया 5y बराबर 155। इसको इधर फेंक दो माइनस का 105, कितना हो गया भाई? 5y बराबर 5 में से 5 गया 0, 50 ही बन रहा है। 5 दही 50, यानी कि y बराबर कितना निकल आया बच्चों? 10 निकल आया y बराबर। ठीक है, y बराबर 10 है तो x बराबर भी निकाल लो। x बराबर कितना है? 105 माइनस 10y, यानी कि बच्चों x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, यानी कि बच्चों x बराबर 105 माइनस 100, और 105 में से 100 गया बेटा 5, यानी कि बच्चों हमारा नियत भाड़ा तो पता चल गया कि भैया नियत भाड़ा तो देना ही देना है, ये तो देना ही देना है। वो कितना है? 5 रुपए। नियत भाड़ा 5 रुपए। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कहाँ है? 10 रुपए। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है बच्चों? प्रति किलोमीटर 10 रुपए। यानी कि अगर मैं जा रही हूं, मैं कहीं भी जा रही हूं, कहीं भी जाऊं, मैं अगर कहीं भी जाऊं बच्चों, मैंने कहा मैं अगर कहीं भी जाऊं, ये डिस्टेंस है, मैं यहां से लेके यहां तक जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें एक भाड़ा जोड़ना ही जोड़ना है, वो है 5 रुपए। 5 रुपए तो फिक्स है, ये जोड़ना ही जोड़ना है। अब मान लो मैं 1 किलोमीटर चली 10 रुपए, दूसरे किलोमीटर चली 20 रुपए, तीसरे में चली 30 रुपए, ऐसे देना है मुझे पैसा। ये होता है पैसा देने का सिस्टम, ठीक है। बिजली के बिल में भी होता है यही सिस्टम कि उसका फिक्स रीडिंग होता है कि 140 रुपए आपको देना ही देना है, चाहे आप बिजली खर्चो ना खर्चो, इतना पैसा तो आपको देना ही देना है। बाकी आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है कि आप रीडिंग कितनी लगाते हो, उस हिसाब से पैसा आएगा। लेकिन बच्चों 140 रुपए फिक्स करे हैं उन्होंने कि आपको इतना देना ही देना है, भले आप यूज करो कुछ भी मत करो यूज, 140 रुपए फिक्स है, फिक्स हर एक घर से। अब आगे क्या बोला है उसने? कहा कि ये तो निकाल लिया। अब इसने कहा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, कि भाई अगर एक आदमी 25 किलोमीटर चल रहा है तो वो कितना पैसा देगा, कितना पैसा देगा वो निकालो। चलो अब देखो 25 किलोमीटर के लिए निकालना है ना, चलो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, क्या भाड़ा होगा भाई? मैम एक तो इसमें x जोड़ेंगे, मैम प्लस का 25y जोड़ देंगे, यही तो पढ़ रहे थे हम। मतलब मैम अगर हम 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो एक तो नियत भाड़ा देना ही देना, ये 5 रुपए तो फालतू के फोकट के देने ही देना है, प्लस बच्चों प्रति किलोमीटर भाड़ा देना है। 2 भाड़े लगेंगे, नियत भाड़ा x है, प्रति किलोमीटर कितना गया वो 25, y हो जाएगा। x का मान 5, y का मान 10, 5
25 गुणे 10 कितना हो गया भाई? 5 + 25 दहाई 250, यानी कि बच्चों 255 रुपए उसको देने ही देने हैं। 255 रुपए बच्चों उसको देने ही देना। अगर वो 25 किलोमीटर की यात्रा अगर तय कर रहा है तो उसको क्या करना है बच्चों? 255 रुपए देने हैं। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में?